का ऊर्जा के स्रोत का लगातार ये पांचवा भाग है। मैंने वीडियो को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है कि बड़े पार्ट का वीडियो कोई देखना जल्दी नहीं चाहता, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स को और एक एक पॉइंट करके इसको डिवाइड किया गया है। तो ये ऊर्जा के स्रोत का लगातार जो है वो पांचवा भाग है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत में एक टॉपिक है सौर सेल। अब सौर सेल क्या होता है, आप लोगों ने यूज किया होगा कभी न कभी। जो छोटी छोटी बैटरियां आप लोग यूज करते हैं उन्हीं को सौर सेल बोला जाता है। अब इनको देखते हैं होता क्या है। सौर सेल ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये जो आपका सेल होता है, जैसे आप लोग टॉर्च वगैरह में देखते होइएगा, जैसे घड़ी वगैरह में देखते होइएगा, ये सब सौर सेल लगा हुआ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रक्रम यूज किए जाते हैं, इन्हीं को सौर सेल बोला जाता है। या आपने सोलर लाइट जो है दरवाजे पे या कहीं कहीं जगहों पे भी देखा होगा। ये कैसे काम करता है, इसका काम है कि विद्युत ऊर्जा को जो है सॉरी सौर सेल का काम तो विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित कर देना, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, यही काम है इसका। एक प्रत्यावर्ती सौर सेल 0.5 भी यानी 5 वोल्ट से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। एक जो आपको परारूपी सौर सेल होता है, उस एक सौर सेल का क्या काम होता है कि 0.5 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट तक देता है, जो लगभग 7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकती है। ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और सौर सेल के बारे में और अन्य जानकारियां हम लोग कुछ पढ़ेंगे। हम सबके बारे में सेपरेट पढ़ रहे हैं, तो इसके भी कुछ लाभ है और इसके भी कुछ हानि है। देखिए, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता इसमें। कोई सौर सेल जो हम लोग लगाते हैं उसमें कोई गतिमान रनिंग पॉइंट नहीं होता है, कुछ भी चलने लायक स्थिर चीजें होती है। कोई भी पुर्जा जो है इसका स्टेबिलिटी की तरह नाचते या प्रकलन करते नहीं रहता, ये गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसलिए सेफ भी है कहीं ना कहीं। प्रचलन और रख रखाव की लागत बहुत कम है। आप जानते हैं कि सौर सेल रखने में आपको बहुत कम लागत, जैसे टॉर्च में आपका बैटरी वगैरह हो गया, इन सब को रखने में आपको ज्यादा कॉस्ट का खर्चा नहीं पड़ता है। तीसरी नंबर चीज है, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर सकते हैं इनको। आप कहीं दूर ले जाके भी स्थापित कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाके भी आप स्थापित कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है पर्यावरण हितैषी होता है। इससे आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ये आपके पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट है हानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है। इनको जो उत्पादन करने में जो प्रोसेस लगता है वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, अगर बड़े पैमाने पर आपको लगाना है। एक और हानि है, सौर सेल को परस्पर संयोजित हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया सिल्वर अत्यंत महंगा पड़ता है। जब सौर सेल का प्रक्रम आप बैठाइएगा तो उसमें एक धातु का यूज होता है, वो है सिल्वर। सिल्वर आप लोग जानते होंगे। तो सिल्वर को ये आप जो उसमें प्रयुक्त कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अत्यंत महंगा हो जाता है, ये एक हानि है इसकी। तीसरा नंबर है सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित। अगर सौर सेल हम लोग को कहीं पे स्टेबल करना है, स्थापित करना है, तो सिलिकॉन जो है उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए, और जो सिलिकॉन हमारे पास है वो बहुत कम है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं सौर सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, इनको देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग होता है। जो सैटेलाइट हम लोग बनाते हैं, जो यहाँ से सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, उन सैटेलाइट्स में क्या होता है कि सौर सेल का ही प्रयोग होता है। जो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं उसमें, जैसे प्राकृतिक सैटेलाइट है आपका चंद्रमा, जो है एक प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। हम लोगों ने बहुत सारा सैटेलाइट बनाया है, उसमें क्या होता है कि उस उपग्रह उपग्रह कह सकते हैं सैटेलाइट को, उसमें सौर सेल का ही प्रयोग होता है। दूसरा नंबर आपने देखा होगा रेडियो, बेतार संयंत्र यंत्र, सुदूर क्षेत्रों में टीवी देखे होंगे आप। रील ये वो वाला रील नहीं है जो इंस्टाग्राम ये सब पे देखते हैं, वो रील्स नहीं है। रील केंद्रों में सौर पैनल का उपयोग होता है। रेडियो टीवी वगैरह में भी, चाहे बहुत सारी मशीनों में जो बैटरी से चलती हैं आप देखे होंगे, उनमें भी सौर सेल का यूज होता है। तीसरा नंबर है ट्रैफिक सिग्नल परिकलन तंत्र। ट्रैफिक सिग्नल में तो आप लोग ट्रैफिक पर जाते हुए तो ग्रीन रेड लाइट वगैरह जो जलती है, जो जाने और रुकने का संकेत प्रदान करती है, उन ट्रैफिक सिग्नल में भी रोड वगैरह पर जो आप देखते हैं उसमें भी किसका यूज किया जाता है, सौर सेल का यूज किया जाता है। परिकलन तंत्र कैलकुलेटर को बोलते हैं, उसमें भी सौर सेल, एक बैटरी लगी हुई होती है, जब आप उसको देखिएगा उसमें भी। या बहुत सारा खिलौना आप देखे होंगे, बचपन में गाड़ी चलाए होंगे रिमोट वाली, या बहुत सारे, उसमें भी देखिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए सौर सेल के लाभ और सौर सेल के बारे में। और सौर
ऊर्जा, देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ा। अब आप जान लीजिए कि समुद्र से भी ऊर्जा एनर्जी जो है प्राप्त होता है, एनर्जी ऑफ सी। इसको कैसे देखेंगे? समुद्र से 3 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। एक है ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, तीनों टाइप को बारी बारी से देखेंगे। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो जल का स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो जल का स्तर अचानक बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है, तो मूव होता है कहीं ना कहीं। तो मूव होने से एनर्जी तो निकलेगा ही। तो क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर निर्माण कर लिया जाता है। तो क्या किया जाता है? जहां पे ज्वारीय भाटा आ रहा है तो कहीं पे सागर के केंद्र देख करके, ठीक है ना, किसी एक किनारे पर बांध का निर्माण कर लिया जाता है और उससे ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण होता है। सेकेंड वाले पे चलते हैं, तरंग ऊर्जा। क्या है ये देखते हैं। समुद्र के तट के निकट विशाल तरंगों की गति ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अब आप समुद्र देखिएगा कभी गौर से, उसमें तरंगे लहरें जो है वो फ्लो करती रहती है। तरंग अचानक एक बार जोर से आपको आएगा, वेव टाइप का। जैसे तरंग कैसे हो गया? जैसे पानी में मान लीजिए आप लोग पत्थर फेंकते हैं एक छोटा सा, तो देखते हैं चारों बगल ऐसे ऐसे फैलते जाता है ना राउंड में कुछ, तो वो तरंग होता है। क्या होता है? तरंग होता है। तो वो जो तरंग होती है, ठीक है, उसी तरंग को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो छोटे जगहों पर छोटी सी होगी, लेकिन बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी तरंगे, जैसे समुद्र है तो काफी विशाल होगा, तो बहुत बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है। तरंग ऊर्जा को टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तरंग ऊर्जा का टरबाइन के द्वारा टरबाइन घुमा करके और उनसे विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है महासागरीय ऊर्जा। अब ये महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, सॉरी, इसको देखते हैं क्या है। ताप में अंतर का उपयोग, जैसे उसके ताप में जो है अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ जल तथा गहराई के जल में ताप का अंतर। देखिए बहुत समझने वाली बात है। समुद्र का जो जल होता है, मान लीजिए जो सबसे ऊपर है और सबसे जो नीचे का लेयर है पानी का, उसमें ऊपर का जो है उसका कुछ और मतलब पॉइंट होता है, और नीचे का जो जल है उसका टेम्परेचर और दोनों का टेम्परेचर तो अलग अलग हो जाता है। जल का ऊपर का टेम्परेचर और जो नीचे का टेम्परेचर दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इसी को क्या किया जाता है? सागरीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। एक आता है ओटीईसी। ओटीईसी सागरीय ऊर्जा विद्युत रूपांतरण का ही एक नाम है, ओटीईसी। उसका प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग एक अलग अलग टेम्परेचर से ऊर्जा निकाल लेते हैं। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। जो पृष्ठ जो होता है, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी के ऊपर वाले जो जल का है उसका उपयोग किया जाता है अमोनिया को उबालने के लिए। अमोनिया जो है उसको उबालने के लिए किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। और जो द्रव होते हैं उसमें वाष्प जनित्र को घुमाकर टरबाइन चला करके और जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है। सो इजी। चलिए यहाँ तक टॉपिक हम लोगों का। ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा कैसे वर्क करती है। अब हम लोग जानते हैं कि सब चीज की कुछ हानियां भी होती है, तो इन तीनों का सेपरेट हानियां है उनके बारे में पढ़ेंगे। बांध निर्माण किए जाने वाले स्थान सीमित। देखिए जहां पे आप ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, वहां पे बांध निर्माण किए जाने वाले स्थान जो है आपके पास बहुत कम है। और हानियां क्या क्या है? तरंग ऊर्जा। अब हम लोग तरंग ऊर्जा में क्या हानि है ये देखते हैं। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक वही संभव है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। तरंग ऊर्जा में क्या होता है कि तरंग से हम लोग विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन इनको यूटिलाइज करना वहीं पे संभव है, यानी वही जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं जहां पे क्या हो कि तरंग ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि कम वेव है, कम तरंग है तो वहां पे भी हम लोग जो है इसको स्टेबल करके बैठा पाए, ये गलत है। अब नेक्स्ट है महासागरीय तापीय ऊर्जा। जो है उसकी क्या हानि है उसको देखते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्ण व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन है। और ये जो होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये क्या होता है? एक बराबर इक्वल का समुद्र के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है पानी का और नीचे का जो टेम्परेचर है, उन दोनों टेम्परेचर को यूटिलाइज करके जो है ये बनाया जाता है। तो ये इसको बनाना और इससे विद्युत उत्पन्न करना, ये ऊर्जा उत्पन्न करना काफी टफ है। इसलिए इसका प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अब नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। इसके बारे में पढ़ेंगे। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भू का अर्थ है धरती तथा ताप,
तापीय का अर्थ है उष्मा। देखिए दोनों का निकला हुआ, दो शब्द है, भू और तापीय। तो भू का मतलब होता है धरती, जो हमारी धरती है, तथा तापीय, तापीय का अर्थ होता है उष्मा, मतलब धरती से उष्मा। नाम से यह स्पष्ट है कि धरती से जो उष्मा निकल जाए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, इसमें कहीं कहीं जगह पे आप जाइएगा तो पृथ्वी के अंदर ही ऊर्जा जो है, वो धरती के अंदर जो है वो ऊर्जा समाई हुई है। तो वही ऊर्जा को निकालना जो है पृथ्वी के अंदर से भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा को निकालना, एनर्जी को निकालना। देखिए जब आप बहुत सारे पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जल से, पवन चक्की से, सौर ऊर्जा से ऊर्जा बनाना पड़ता है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर ही ऊर्जा सीमित रहती है, उसको निकालना ही भूतापीय ऊर्जा आपको बोला जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जब भूमिगत जल तप्त स्थानों के संपर्क में आता है। देखिए जब जो भूमिगत जल होता है, जो आपका पानी जो हो गया, वो आप देखिएगा कि जब जहाँ धरती है वहां के गर्म जगहों पर जाएगा तो भाप उत्पन्न होता है। आप देखिएगा कि धरती पर पानी आप पटा के छोड़ दीजिए, खूब गर्मी का दिन है तो वो पानी को जल्दी सूख लेता है, ज्यादा पानी पटाना पड़ता है, तो सूख के वो कहीं ना कहीं भाप ही बनेगा, भाप बन जाता है। यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है। कभी कभी जो चट्टानी जगह है वैसे ही ज्यादा गर्म हो जाती है धरती, तो भाप बन के उड़ जाता है, और वही भाप जो है वो क्या होता है, चट्टान में घुस जाता है, तो भापे अटका रहता है चट्टान में, तो इसका दाब बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसका प्रेशर जो है, दबाव वो बढ़ते रहता है, उच्च दाब पर पाइपों के द्वारा निकाली जाती है। और इसको क्या किया जाता है कि जैसे वो गैस जो है चट्टान उट्टान में फंस गया है, तो उसको क्या किया जाता है कि हाई प्रेशर देके जो है उसको पाइप के द्वारा जो है निकाला जाता है। तो टरबाइन को घुमाती है, और जब उसमें से कोई चीज से आपको पता है कि जो प्रेशर निकलेगा, क्योंकि जो भाप जो फंसा हुआ है उसमें तो कहीं ना कहीं दबाव है, तो उसको पाइप द्वारा निकाला जा रहा है, तो पाइप टरबाइन पर चलेगा तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमती है तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या क्या है उनको देखेंगे। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन लाभ अधिक नहीं है, मतलब इससे आपको विद्युत जो है उत्पन्न करने में जो है लागत जो है, कॉस्ट जो है ज्यादा नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर क्या चीज है कि प्रदूषण नहीं होता है, जैसे धुआं वगैरह फैलेगा तब ना प्रदूषण होगा। तो ये लाभ है कि ये दो लाभ तो आप मुंह पर ही याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भूतापीय ऊर्जा का दो लाभ बताइए, तो एक तो ये है कि महंगा नहीं है, और दूसरा नंबर है कि प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। अब हानियां भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जाइएगा भूतापीय ऊर्जा जो है निकाल लीजिएगा, ना तो सब लोग इतना ऊर्जा का स्रोत का है प्राप्त करता है, कहीं से भी निकाल लेता है। ये आपको लिमिटेड जगह पर, ये सब जगह पर नहीं मिलेगा आपको, सभी जगह पर जाइएगा तो वहां से भूतापीय ऊर्जा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर है तप्त स्थानों पर गहराई में पाइप पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। आपने पढ़ा है भूतापीय ऊर्जा में कि जो गर्म स्थानों पर जो टेम्परेचर जमा रहते हैं वहां पर पाइप हम लोगों को डालना पड़ता है, उस पाइप के द्वारा निकाल कर फिर टरबाइन चलाकर एनर्जी बनाते हैं। तो हर जगह पर पाइप जो है गर्म जगह को पहुंचाना अंदर तक बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक मेन रीजन है। और तीसरा एक पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, कौन सा, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय उस ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र काम करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक रूप में कई वो मशीन ऐसा है जो इसी दोनों एनर्जी पर काम करता है। कौन जगह में, न्यूजीलैंड और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा से ये लोग कितना एनर्जी काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, वो नाभिकीय जब अभिक्रिया होगी, नाभिक में जब अभिक्रिया होगी तो उसके दौरान मुक्त होने वाली एनर्जी को, ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। एक नंबर में होती है नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन तो मतलब विस्फोट, विखंड मतलब, इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का अर्थ है टूटना। कोई भी चीज खंड मतलब विखंड होना का क्या मतलब है, टूट जाना। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु, क्या, भारी परमाणु जैसे यूरेनियम हो गया, जो हेवी हेवी आपको परमाणु होते हैं, प्लूटोनियम हो गया अथवा थोरियम हो गया, कि नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है, बमबारी करा करके हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, और इस भारी नाभिक को हल्के नाभिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे भी बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यूरेनियम 235 नाम याद रखें। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिक संयंत्रों के ईंधन की तरह
किया जाता है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।